आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ जून का। तो पहला करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर जो भी नेशनल न्यूज़ है वो पढ़ते हैं। तो नेशनल न्यूज़ में पहला न्यूज़ आ रहा है हमारा कि इंडियन ऑयल ने इक्विप कर दिया है इंडियन आर्मी के साथ। और इंडियन आर्मी को क्या देने वाले हैं ये इंडियन ऑयल, ये जो है एक तरह का ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस देने वाले हैं। और ये बस कुछ इस तरह दिखता है। तो ये जो है फ्यूल सेल बस दे रहे हैं। इसके बाद ही इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑयल के साथ एक एमयू साइन किया गया है। इस एमयू के अंतर्गत ये बोला गया है कि इंडियन ऑयल जो है फ्यूचर में आर्मी के जो हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी जैसे कि आर्मी के ट्रक्स होते हैं उनको जो है एज अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो देने का काम करेगी इंडियन ऑयल। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन ऑयल ही वो पहली कंपनी थी इंडिया में जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है 25 सितंबर 2030 को मतलब कि पिछले साल ही लॉन्च किया था। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये भी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट कंट्री से पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नया नेशनल पोर्टल जिसका नाम रखा है इन्होंने NHCX। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि NHCX क्या है। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और ये मिनिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से। तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने लॉन्च किया है एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। और ये क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस ऑफ फिलिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम होता है उसको फिल करने में बहुत मुश्किल फेस करना पड़ता है, पेपर वर्क रहते हैं बहुत सारे, तो वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े तो उसी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम रखा है इन्होंने नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये बोला है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अब जो भी ये फॉर्म फिलिंग होती है वो ऑनलाइन कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो है डेवलप किया गया था बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू। और ये जो है इसको जो है डेवलप किया गया एज पर दी जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके अंतर्गत। अब ये क्या करेगा, ये हेल्थ प्रोग्राम क्या करेगा, जो एक्सचेंज बनाया है तो ये करेगा क्या, ये जो है एक तरह का सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करेगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, हॉस्पिटल को और इवन जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उनको एक साथ आने के लिए। और इसकी वजह से जो भी हेल्थ क्लेम करना चाहता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है उसके लिए जो प्रोसेस है वो ईजियर हो और फास्टर हो और उसकी जो भी सेटलमेंट है वो जल्दी जल्दी मिल पाए, इसलिए ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है कि इंडिया ने होस्ट कर किया है इस बार 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंजर्वेटिव मीटिंग को। और ये कहाँ पे हो रहा था, ये केरला कोची में हो रहा था। और इसके अंतर्गत इस मीटिंग के अंतर्गत जैसे कि पढ़ने में पता लग रहा है कि ये अंटार्कटिक को कैसे बचाया जाए इन्वायरमेंट से, तो इसके लिए ये मीटिंग की गई थी। और ये जो थी ये 46 थी। तो इसके अंतर्गत एक थीम रखा गया था जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो थीम के बारे में पढ़ते हैं। उस थीम का नाम था वासुदेव कट्टबक्कम। ये आपने G20 में देखा होगा ये थीम। तो ये थीम जो है इस बार इन्होंने रखा था और ये जो है संस्कृत वर्ड है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। इसके साथ ही एक और मीटिंग हुई थी जिसको नाम है इन कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये भी एक तरह की कमेटी है जो इसी के साथ हर बार मीटिंग करती है। और ये इस बार 26 हुआ था। और इसके अंतर्गत बोला गया था जो भी चैलेंजेस या तो कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीज को करनी चाहिए, डेवलपिंग कंट्री को, डेवलप्ड कंट्रीज को, तो उसके लिए कैसे किया जाए या चैलेंजेस क्या हो रहे हैं जिसके से पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो सब के ऊपर बात किया था कम्युनिटी ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ने। और ये जो है इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल है अंटार्कटिका को बचाने के लिए उसको सही से। ठीक है, तो ये दोनों को होस्ट करने वाली जो मिनिस्ट्री थी आपके लिए 1 पॉइंट है। तो ये दोनों को होस्ट करने वाली मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और ये जो इसी इवेंट में एक माई स्टेम भी एक बनाया गया था। और ये बनाने वाली जो हमारे इधर इंडियन पोस्ट है ना, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। क्या किया गया था, माई स्टेम। और ये जो है दिया गया था लोगो ऑफ ATCM 46 के लिए। ये एक तरह का लोगो था ATCM 46 के लिए। और ये किसने दिया था, इंडियन पोस्ट ने दिया था। और ये कुछ ऐसा माई स्टेम का कुछ कस्टमाइज माई स्टेम फीचर का कुछ था। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इधर रखा भी नहीं है। और मैं आपको समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं ऑलरेडी डेली में बता चुका हूँ। तो हम इधर जो भी पढ़ेंगे फास्ट पढ़ेंगे और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो 45 ये दोनों हुए थे इवेंट्स, ये दोनों इवेंट आप देख सकते हो 46 और 26 हुआ था। लेकिन आपको इससे साथ प्रीवियस भी याद रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रीवियस पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले जो था वो था 45 और एक था 25 CP 25। और ये जो हुआ था फिनलैंड में हुआ था, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी से आ रहा है हमारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्टनर किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। और ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, जो भी ब्लू कॉलर वर्कर्स है उनको हेल्प करने वाले हैं कि वो जो है अपना जो इमिग्रेशन होता है वो जो है ऑनलाइन जो है फिल कर पाए उसके लिए। ठीक है,
तो ये फिल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो तो देगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो वो मतलब कि जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताना या कैसे इमिग्रेशन होना चाहिए, तो वो सब बताने का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करेगा। इसके साथ ही आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है जिनके साथ ये दोनों ने पार्टनर किया, वो है CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। पहले तो आप ये समझते हैं कि CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का काम क्या होता है। आपने अगर आप रूरल एरिया में से बिलोंग करते हो तो आपने जरूर ये CSC के बारे में सुना होगा, कॉमन सर्विस सेंटर। ये CSC क्या करता है, जैसे कि रूरल एरिया में जहाँ पे ऑनलाइन सुविधा नहीं गई हुई हो, ठीक है, या तो किसी बंदे को ऑनलाइन नहीं कर पा रहा वो चीज़ें, आधार कार्ड अपडेट नहीं कर पा रहा, वो सब पैन कार्ड अपडेट नहीं कर पा रहा, तो वो सब फैसिलिटी जो है वो CSC के अंतर्गत आता है। ये एक तरह का कोई जगह होता है जहाँ पे ये ऑथराइज डीलर लेके रखते हैं, और वो जो है गवर्नमेंट से डीलिंग लेके डीलर ऐसा बन के वो जो है जो भी बंदे का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो जो है कस्टमर को वो सर्विस देते हैं। तो वो देने का सर्विस, जैसे कि ये ब्लू कॉलर जो वर्कर्स होते हैं तो उनको भी ये सर्विस मिल पाए, ब्लू कॉलर वर्कर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, जो पुअर है, उनको भी जो ये सर्विस मिल पाए, जो ऑनलाइन सर्विस है, तो उसके लिए इन्होंने पार्टनर के CSC इंडिया के साथ भी, ठीक है। ये था पूरा का पूरा न्यूज़ जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक इंट्रोड्यूस किया है एक नया मोबाइल नंबर सीरीज, ठीक है। आपने ये मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा सुना होगा या देखा होगा, आपके मोबाइल में भी आता होगा 140, उसके बाद कुछ ब्ला 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 कुछ ऐसे करके आपके पास कुछ नंबर आता होगा, ठीक है। तो आप कभी ये नंबर देखते हो तो मोस्टली इसको क्या करते होंगे, काट देते होंगे, ठीक है। तो इसी के लिए कि ये जैसे कि ये नंबर जो है इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, कुछ कुछ जो है सर्विस या तो ट्रांजेक्शन वॉइस कॉल्स भी रहते हैं। सर्विस और ट्रांजेक्शन वॉइस कॉल्स का मतलब क्या, जैसे कि आपका मान लीजिए कि सिम कार्ड बंद होने वाला है, तो उस केस में आपको बताने के लिए आपको इस नंबर से फ़ोन आएगा, 104 से फ़ोन आएगा अभी तक, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको चेंज कर दिया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने बोला जो कि सर्विस और ट्रांजैक्शन वॉइस कॉल है इसको जो है किया जाएगा 106 सीरीज से, और जो दूसरे जो प्रमोशन के लिए किए जाते हैं वो किए जाएंगे 104 सीरीज से। इससे क्या होगा, इससे ये हेल्प होगी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम आम आदमी को कि हमें जो है 104 जो है प्रमोशन के लिए आया तो हम इसको उठाना है कि नहीं, ये हमारे ऊपर रहेगा, और 106 आया तो इसका मतलब हमारा कोई काम का कॉल है तो हम इसको उठाना है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो है हम 104 से जो भी कॉल आता है उसको काट देते हैं, हम उसको देखते नहीं काम का है कि नहीं, ठीक है। हमें ये लगता है कि जो है प्रमोशन कॉल के लिए वो कॉल आया, जिसकी वजह से हम काट देते हैं, और इसी के लिए ये जो है DOT ने ये जो है स्टेप उठाया गया, नया एक सीरीज निकाला जिसका नाम है 106 सीरीज, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी से आ रहा है कि फूड एज सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, और ये क्या कर रहे हैं, एक तरह का लोगो जो है डेवलप कर रहे हैं। वो लोगो का नाम क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोगो है यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, और ये जो है इससे पहले जो लोगो था उसको रिप्लेस करेगा, जिसका नाम रखा गया है, इन्होंने रखा था पहले वो था इंडिया ऑर्गेनिक भारत जोड़ो लोगो। इसको जो है रिप्लेस कर देगा अब यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। अब ये रिप्लेस करने की जरूरत क्यों है, हम पहले वो देख लेते हैं। देखिए ये जो था भारत जोड़ो लोगो, ये था अंडर दी फसाई के अंतर्गत था। इसका मतलब क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत था। लेकिन अब इस लोगो को हटा के इसको जो है अब नया लोगो जो बन रहा है वो आएगा अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है लोगो अभी ऐसा नहीं है कि अभी इसको जो है पूरा रिप्लेस कर देगा। बोला गया कि इसको रिप्लेस करने के लिए टोटल 3 महीने का टाइम लगेगा, मतलब कि ये वाले लोगों को इसको रिप्लेस करने के लिए टोटल कितने महीने का टाइम लगेगा, 3 महीने का टाइम लगेगा, ऐसा कुछ कहना है, ठीक है। क्योंकि ये नया अभी भी आया ना, तो इसको तो 3 महीने का टाइम लग जाएगा। इसके बाद चलते हैं कि पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है बनाया गया है मध्य प्रदेश में, और ये बनाने वाली कंपनी कौन सी है, वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की PSU है, ठीक है। तो ये इन्होंने ये जो है लॉन्च किया गया है अंडर द लाइन ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इन्होंने पार्टनर किया है नॉर्वे बेस्ड नील हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस AS के साथ, और ये दोनों मिलकर क्या करने वाला है, ये भी जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमोट करने का काम करेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको एक बस बताया था, ठीक है, जिसने इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया था कुछ ग्रीन हाइड्रोजन का। उसका मैंने आपको घेल का बताया ग्रीन हाइड्रोजन का, उसका मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का बताया ग्रीन हाइड्रोजन का। तो आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो अब थोड़ा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कुछ। तो जैसे कि आपको पता होगा CO2 जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल कर रहा है क्लाइमेट को, और क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो इसी के अगेंस्ट में अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो वो जो है क्लाइमेट को बचाने का काम करेगा। तो इसी की वजह से जो अभी आपको दिखेगा कि मोस्टली जो इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रही है। इवन जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो 2030 तक इंडिया का कुछ एम है। आप वो कमेंट सेक्शन में बताना क्या एम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डेली वाले वीडियोज़ में, तो आप वो बताना। तो ये जो है एम पूरा करने के लिए आप बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो वो जो है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने से बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कंट्री आ रहा है कि इंडिया को जो मैक्सिमम एफडीआई जो रिसीव हुआ है, एफडीआई मतलब क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो इंडिया को जो रिसीव हुआ है वो हुआ है सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पहले तो सिंगापुर से कितना हुआ है। सिंगापुर से जो हुआ है वो 11.77 बिलियन का हुआ है और फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, और मॉरिशस से जो हुआ है वो 7.97 बिलियन का हुआ है, और यूएसए से आप देख सकते हो कुछ 5 बिलियन के आसपास हुआ है। और ये जो डेटा दिया गया था, ये डेटा जो इंपॉर्टेंट है, कौन से डिपार्टमेंट ने दिया था, ये दिया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड ने दिया था। और ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट मिला है इस बार एफडीआई के थ्रू इन फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, वो मिला है 44.42 बिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडल में सारा हमारा OECD रिपोर्ट। OECD रिपोर्ट मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक तरह का रिपोर्ट है। इसमें ये बताया गया कि इसमें ना पैसे पहले थोड़ी देर पहले ही बताया कि डेवलप्ड कंट्री कितना पैसा दे रही है डेवलपिंग कंट्रीज को, वो जो है देखा जाता है, ठीक है। बोला था कि 100 बिलियन जो है हर साल जो है डेवलपिंग कंट्रीज को देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो उसी के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है। मैं पहले बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम एवर है कि जो है डेवलप्ड कंट्री ने पहली बार ऐसा हुआ कि 100 बिलियन का जो मार्क है, इससे ज़्यादा का जो है फंडिंग दिया है डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और ये दिया गया है 2022 के लिए। ये रिपोर्ट जो है पुरानी है, थोड़ी पुरानी मतलब अभी आई है, लेकिन ये जो रिपोर्ट दिया गया है वो 2013 से 2022 तक के लिए देख के दिए। तो ये जो आपको इसका वैल्यू भी याद रखना है कि 115.9 जो है बिलियन रुपीज़ दिया है डेवलप्ड कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री को कि जो क्लाइमेट से लड़ा जाए उसके लिए, ठीक है। तो ये जो असेसमेंट था, ये 7 असेसमेंट था, और ये जो पहली बार लाया गया था वो लाया गया था UNFCCC के अंतर्गत, मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एग्री हुआ था 2009 में। उसके बाद से अभी असेसमेंट हो रहा है और अभी 7 हो चुका है। उसमें अब पता लगा कि डेवलप्ड कंट्री ने पहली बार जो है 100 बिलियन का जो मार्क है वो पहली बार क्रॉस किया है और डेवलपिंग कंट्री को पैसा दिया है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इन्होंने ये जो है डिपार्टमेंट ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, और इन्होंने पार्टनर किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। और ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, एक तरह का फ्रेमवर्क जनरेट कर रहे हैं और ये एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसका नाम रखा गया इन्होंने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, ठीक है, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। और ये एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म होगा, जो कि जो भी बंदा जो भी एडल्ट हो या तो कोई चिल्ड्रन हो, अगर उसको लाइब्रेरी एक्सेस करनी है तो डिजिटल फॉर्म में एक्सेस कर सकता है 24/7। तो इसी के लिए ये जो है डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो NBT है ना, ये भी एक तरह का गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और ये पार्टनर बना था 1957 से। तो ये एग्जाम पॉइंट से 1957 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है कि रिलायंस फाउंडेशन ने पार्टनर किया है किसके साथ, हैदराबाद बेस्ड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन के साथ। और ये पार्टनर में क्या करने वाले हैं, जो भी ओशन एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, तो उनको जो है इनहेबिट करने का काम करेंगी। तो ये जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि NICOIS कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। और ये जो रिलायंस फाउंडेशन और NICOIS मिलकर क्या करने वाले हैं कि ये जो है ओशन डेटा लेंगे, ओशन डेटा पे काम करेंगे, क्लाइमेट रिजिलेंस पे काम करेंगे, और जो है डिजास्टर मिटिगेशन जो है कम से कम हो तो उसको हेल्प करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिजास्टर की बात कर ही दी गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों मिलके एक और चीज़ करने वाली, जिसका नाम रखा गया, जिसका नाम पहले ही रखा जा चुका है, जिसका नाम है सुनामी रेडी विलेज प्रोग्राम। इसके अंतर्गत ये हेल्प करेंगे कि सुनामी आने से पहले ही पता लग जाए कि इस जगह पे सुनामी आने वाली है, तो हम उस जगह को पहले वैक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए ये जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारे बैंकिंग के जितने भी न्यूज़ है वो कवर करते हैं। तो बैंकिंग में पहला न्यूज़ आ रहा है कि RBI ने 3 पोर्टल लॉन्च किया है, 3 मेजर पोर्टल जो है RBI ने लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, एक का नाम है प्रभा पोर्टल। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रभा पोर्टल का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन। और ये जो है किसी भी बंदे को अगर लाइसेंस चाहिए RBI से या अप्रूवल चाहिए बैंक के लिए NBFC से या तो पेमेंट बैंक के लिए, तो वो ऑनलाइन जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये पोर्टल के थ्रू जो है अप्लाई कर सकता है। इसके बाद ही RBI का दूसरा जो
मेजर इनिशिएटिव है उसका नाम रखा गया इन्होंने RBI डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। RBI डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन ये एक तरह का एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू। तो ये जो है मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं और इसका नाम क्या रखा गया RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे इनिशिएटिव के ऊपर। तीसरा इनिशिएटिव है फिनटेक रेस्पिरेटरी। ये जो है एक तरह का फिनटेक का जो डेटा है वो प्रोवाइड करेगा जो भी रेगुलेटेड हो या तो अनरेगुलेटेड फर्म्स है उनको। तो रेगुलेटेड फर्म जैसे कि बैंक हो गया, NBFCs होगी वो, और कुछ अनरेगुलेटेड फर्म जैसे कि जो बैंक्स भी होते हैं कुछ अनरेगुलेटेड रहते हैं, तो उनको जो है फाइनेंशियल डेटा देने का काम करेगा RBI। तो इसके लिए RBI ने ये फिनटेक रेपोजिटरी जो है लॉन्च किया। इसके बाद चलते हैं कि RBI ने पेनल्टी लगाई है 2 बैंक के ऊपर। कौन कौन सी? एक है ICICI बैंक और एक है येस बैंक। ICICI बैंक के ऊपर जो पेनल्टी लगाई है वो 1 करोड़ लगाई है क्योंकि ICICI बैंक ने जो लोन्स एंड एडवांसेस में जो कंपाइलेंस होता है वो सही से फॉलो नहीं किया है, जिसके से लगाया। इसके बाद येस बैंक पे जो लगाया गया वो 91 लाख का लगाया, और ये 91 लाख जो है ये मल्टीपल वॉलेशन ऑफ बैंक नॉर्म्स को मल्टीपल वॉलेशन करने की वजह से ये लगा है। ठीक है, तो आपको ये मल्टीपल वॉलेशन याद नहीं रखने क्योंकि इसमें कुछ 10 से 12 जो है वॉलेशन है, तो आपको इतना ज़्यादा जरूरत नहीं एग्जाम पॉइंट से पढ़ने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल वॉलेशन की वजह से ये जो है येस बैंक के ऊपर ही पेनल्टी लगी है। नेक्स्ट कैंडल से बढ़ते हैं कि RBI ने मूव किया है कितना 100 मैट्रिक टन। इसका दूसरा फॉर्म देखें तो दूसरे फॉर्म में आपको मिलेगा कि 1 लाख किलो ऑफ गोल्ड जो है जो कि स्टोर था UK में, उसको जो है इंडिया में लाने का काम किसने किया है? RBI ने किया है। ठीक है, तो ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है सिंस 1991 के बाद इतना बड़ा वैल्यू ऑफ गोल्ड जो है इंडिया को वापस मिला है। तो ऐसा नहीं है कि UK ने कुछ इंडिया का जो है सोना जो है हत्या के बैठे थे, ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। 1991 में क्या हुआ था कि फाइनेंशियल सिनेरियो हो गया था जिसके अंतर्गत जो RBI है उन्होंने क्या किया कि UK में जाके जो गोल्ड का रिजर्व है उधर जो है स्टोर कर दिया गोल्ड। तो अब गोल्ड जो है स्टोर करना UK के लिए भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को जो है ये गोल्ड जो है वापस सौंप दिया गया है। ठीक है, ये इंडिया का ही गोल्ड है और इंडिया को ही वापस मिल गया। इसके साथ आप नोट पे भी पढ़ सकते हो इंडिया का जो ओवरऑल होल्डिंग है गोल्ड का वो हो चुका है 227.46 मैट्रिक टन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, और इसमें आप टोटल भी यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल्स में। नेक्स्ट कैंडल्स आ रहा है कि सेबी ने एक कैलकुलेटर लॉन्च किया है जिसका जो कि एक बीटा वर्जन है, जिसका नाम रखा है इन्होंने सेटलमेंट कैलकुलेटर। ये एक तरह क्या करेगा, ये हेल्प करेगा जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा फ्यूचर में, तो वो सब कैलकुलेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट कैंडल से बढ़ते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कैंडल आ रहा है हमारा सेबी की तरफ से ही। सेबी ने बोला है कि सोशल एंटरप्राइज जो भी होंगे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के एंटरप्राइज जो भी होंगे उनको जो है एक एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। कब तक? जो डेट भी दिया इन्होंने अक्टूबर 2024 तक, इसके एंड तक जो है एक एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा कि क्या क्या इम्पैक्ट जो है हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सोशल एंटरप्रेन्योर जो भी है इनकी वजह से। तो ये सितंबर 2023 में भी सेबी ने कुछ ऐसे ही बोला था सोशल एंटरप्राइज को कि वो जो फंड कर रहे हैं, जो भी राइज कर रहे हैं फंड थ्रू दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो उनको जो है एनुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा विद इन 19 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया उसके 9 मतलब कि 3 महीने मान सकते हो, 90 दिन या तो 3 महीने के अंदर ही उनको जो है एनुअल रिपोर्ट देने के लिए सेबी ने सितंबर 2023 में ही बोल दिया था। ठीक है, तो अब जो है उसमें और ज़्यादा इन्होंने मान लीजिए कि एक बड़ा मूव रखा है कि इन्होंने एक सेट डेट रख दिया अक्टूबर 2024 तक, तो इनको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कंट्री चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री से हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है महाकृषि समृद्धि योजना, और ये जो है हेल्प करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के जो पीपल्स होते हैं उनको और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, ये जो है हेल्प करेगा ये दोनों चीज़ को, और ये जो है लॉन्च किया गया है इन अ लाइन विद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में पता होगा आपको कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो है लॉन्च होगा और वो फेमस होगा उस जगह में, तो उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया था। और नहीं पता तो गूगल करके इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, और इवन मैं भी ट्राई करूँगी ये सब चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्टेड जो आते रहते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो ये जो ODP जो आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल आ रहा है सेबी की तरफ से वापस कि सेबी ने जो है साथी 2.0 लॉन्च किया। जैसे कि हमारे इधर बैंकिंग साथी है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, तो वैसे ही कुछ सेबी ने भी जो है साथी 2.0 जो है लॉन्च किया है, और ये जो है सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को। मतलब जो कॉन्सेप्ट जो है समझ नहीं आता है नॉर्मल पीपल्स को, उनको जो है समझाने के लिए ये जो है ऐप लॉन्च किया गया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा इसमें जो वीडियो फॉर्म में भी ये जो है कंटेंट इसका रहने वाला है। इसमें साथी 2.0 में मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं, साथी 2.0 जो भी सेबी ने लॉन्च किया ये जो है
फाइनेंशियल कंसेप्ट सिखाएगा वीडियो के फॉर्म में भी, कुछ जैसे सेबी का कहना है। तो इसमें कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी इंक्लूड है, जैसे कि मैं इधर ऊपर था ना, हमारे उधर कैलकुलेटर था, तो वो कैलकुलेटर अलग है, ये कैलकुलेटर अलग है। तो ये जो है फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें एक्सप्लेन करेगा कि केवाईसी के बारे में बताएगा, म्यूचुअल फंड के बारे में बताएगा, और फिर ETF के बारे में बताएगा। तो ये सब बताने का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो है इवन जो इन्वेस्टर्स है वो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऐप। नेक्स्ट कैंटो बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंटो आ रहा है हमारा, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने लॉन्च किया है क्या, बैंक क्लिनिक। बैंक क्लिनिक एक तरह का वेबसाइट है, जो वेबसाइट क्या करेगा, ये वेबसाइट जो है गाइड करेगा रिटेल कस्टमर्स को अबाउट देयर राइट एंड रेमेडीज। रिटेल कस्टमर्स जैसे कि हम हैं, आप हो, जो हम छोटे इंडिविजुअल्स हैं, तो हमें जो है रिटेल कस्टमर्स बोला जाता है। तो हमारे राइट्स क्या होनी चाहिए, तो उसके ऊपर जो है बताने का काम करेगा बैंक क्लिनिक। और ये जो है प्रमोट करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी को। और अगर कोई भी कस्टमर कोई भी रजिस्टर करता है कंप्लेन विद इन 5 days, तो उसको जो है इन्फॉर्मेशन देगा, जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइन है उसको। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जो ये बैंक क्लिनिक लॉन्च किया गया ना, ये हेल्प करेगा गाइड करने के लिए, ये नहीं आपके जो क्यूरीज है उसको सॉल्व नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल लेते तो आपको अच्छे समझ आएगा। मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कोई चीज़ में, ठीक है, और आपको किसी बंदे ने, कुछ बैंक एम्प्लॉय ने कुछ बोल दिया, तो आप क्या उस बंदे के ऊपर इधर बैंक क्लिनिक पे जाकर उस बंदे के ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कंप्लेंट करोगे तो आपको उसका बताएगा कि क्या रेगुलेटरी है, क्या पॉलिसीज है बैंक का, वो बताएगा, लेकिन उस बंदे के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो क्यूरी है वो सॉल्व नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको जो रेगुलेटरी लॉ है वो बताया जाएगा अंडर द बैंक क्लिनिक। नेक्स्ट कैंटो से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंटो से आ रहा है अदानी वन और ICICI बैंक के साथ। ICICI बैंक और अदानी वन जो है पहला इंडिया का क्रेडिट कार्ड बनाया है जिसमें एयरपोर्ट लिंक बेनिफिट दे रहे हैं। और आप यहाँ से नाम देख सकते हो, अदानी वन ICICI सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है, और एक अदानी वन ICICI प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, तो आप इतना ही पढ़ो, इतना ही काफ़ी हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इधर आपने बहुत जगह देखा होगा कि PDFs में भी, इवन टीचर्स भी पढ़ाते हैं कि अदानी वन ICICI सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड में कितना चार्जेस लग रहे हैं। मान लीजिए, ये बहुत फनी लगता है मेरे को कि इसमें कितने चार्जेस लगे वो बताया जाता है आपको, मंथली कितना चार्जेस है, एनुअली कितना चार्जेस है, बट वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। प्रीवियस से उठा के देखो तो आपको साफ पता लग जाएगा कि कितना पूछा जाता है एग्जाम में और कहाँ से पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाती तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिना, तो इससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा और दिमाग भी खर्च होगा और कुछ काम का नहीं होता, एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट वजह से बढ़ते हैं कि एक्सिस बैंक की तरफ से आ रहा है 2 न्यूज़। तो एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ, और ये जो है एक तरह का पहला इंडस्ट्री का पहला NFC साउंड बॉक्स सॉल्यूशन निकाला है, जो कि हेल्प करेगा मर्चेंट कम्युनिटीज़ को। इसके साथ ही एक्सिस बैंक ने एक बैंक का इंश्योरेंस पार्टनर किया है विद बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ, और ये जो है हेल्प करेगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए इंडिया में। इसके साथ ही RBI ने जो है 10 साल का ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन जो है पहली बार जो है कैंसिल कराया ड्यू टू द लैक ऑफ गिनिज्म। पहले तो हम गिनिज्म समझते हैं, गिनिज्म होता क्या है। गिनिज्म का मतलब ये होता है कि जब भी कभी इन्वेस्टर को कोई भी ग्रीन बॉन्ड एक्सेप्ट करने के लिए उसका जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाए, या तो फंडिंग जो है उतना प्रोवाइड नहीं कर रहा जितनी जो है जरूरत है गवर्नमेंट, मतलब जितनी गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, तो सबसे उसको बुलाया जाता है ग्रीनिज्म। तो वो जो है अभी कम है, जिसकी वजह से RBI ने ये 10 साल का जो ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन था इसको स्टॉप कर दिया है। तो ये जो स्टॉप किया ये पहली बार किया गया है, और ये जो ग्रीन बॉन्ड है ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, ये जनवरी 2023 पे ही जो है पहली बार इसकी जो है ऑक्शन जो है चालू हुई थी, ठीक है। तो अब समझते ग्रीन बॉन्ड में होता क्या। अब कोई बंदा अगर ग्रीन बॉन्ड लेता है, कोई कंपनी अगर ग्रीन बॉन्ड लेती है, तो उसका वो बोलती है कि हम जो भी फंडिंग करेंगे वो प्रोजेक्ट्स फंड करेंगे इन्वायरमेंटल पर्पस से, मतलब इन्वायरमेंट को देखते हुए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने का काम करेंगे। तो उस हिसाब से वो जो है वो ग्रीन बॉन्ड लेती है RBI से। तो अब जो है RBI को वो इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है इन्वेस्टर के थ्रू, जिसकी वजह से ये जो है ग्रीन बॉन्ड को रोका गया अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं कि RBI ने कुछ मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई है SBM बैंक्स के ऊपर। तो SBM बैंक जो है ये कहाँ का है, इसका फुल फॉर्म बनता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, और इसके ऊपर जो लगाया गया वो 88.70 लाख का जो है मॉनेटरी जो है पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने जो है रेगुलेटरी नॉर्म्स को सही से नहीं माना, जिसकी वजह से इनके ऊपर लगी है। नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं कि जियो फाइनेंस सर्विस ने लॉन्च किया एक जियो ऐप बीटा वर्जन में, जियो फाइनेंस ऐप बीटा वर्जन में, जो कि डेली फाइनेंस जैसे कि UPI है ये सब देने का काम करेगा, और डिजिटल बैंकिंग जैसे कि नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको, रियल टाइम सेटलमेंट RTGS ये सब देने का काम करेगा ये ऐप, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आया था 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जेनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था,
और इसमें जो इसका जो थीम था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पढ़ना है कि इसका थीम क्या था, क्योंकि एग्जाम्पल 1 पॉइंट है। तो इसका जो थीम था वो था हेल्थ फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। इतना ईजी थीम है यार, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल इस बार का थीम है। और इसको जो है इंडिया के जो पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे अपूर्वा चंद्रा जी, जो कि एक मिनिस्टर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और इसको जो प्रेसिडेंसी कर रहे थे, आप यहाँ से इनका नाम दे सकते हो। और ये जो है प्रेसिडेंट थे इस बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। और इसके साथ ही इंडिया ने एक साइड इवेंट भी लॉन्च किया था इसी इवेंट में, जो कि था वुमेन, चिल्ड्रन और एडोलसेंस हेल्थ के ऊपर। और इसको जो है इंडिया ने पार्टनर करके जो है लॉन्च किया था। और इसके जो पार्टनर किए थे इंडिया ने वो थी नॉर्वे, यूनिसेफ, UNFPA और PMCH के साथ पार्टनर करके ये जो है लॉन्च किया गया था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये जो है अंतर्गत आता है, इसका जो डिसीजन बॉडी है, क्या करना है कैसे करना है, इसका जो डिसीजन बॉडी है वो WHO है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो है इसका जो कैसे काम करना है, कैसे असेंबली होनी है, ये सारा का सारा डिसीजन जो है WHO का ही रहता है। इसके साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है MUZ न्यूज़। तो MUZ न्यूज़ में पहला है नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के अंतर्गत आता है। इन्होंने एक MOU साइन किया विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि एक स्किल डेवलपमेंट और लॉन्ग लाइफ लर्निंग जो है इंडिया और ग्लोबली बनाने का काम करेगी, मतलब कि एक तरह से स्किल प्लेटफॉर्म बनाने का काम करेगी। और इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंतर्गत। ज़्यादातर पढ़ाने लग पड़ता है ना, ज़्यादातर आवर्स के जब वीडियोस हो जाते हैं थोड़ा स्प्लिट, जो टंग जो है स्प्लिट कर जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने पार्टनर किया है इसको ब्राक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है। और इसके अंतर्गत ये 50 किलोवाट का एल्केनाइन इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए करने वाले। वापस आ गया हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो आपको ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन हर जगह दिखेगा, तो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेना। अगर किसी को नहीं पता कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता क्या, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और इसके बाद हम कंट्रोवर्स से पढ़ते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत लोग बोर हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्स में। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जो कि एक तरह का NBFC है, इन्होंने पार्टनर किया है इंडस बैंक के साथ और एक तरह का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बताइए कुछ फायदा नहीं है। नेक्स्ट कंट्रोवर्स से पढ़ते हैं। अदानी ने साइन किया एक 30 साल का एग्रीमेंट, किसके साथ? तंजानिया के साथ। अब इसका तंजानिया का लोकेशन देख सकते हो आप मैप में यहाँ पे। ये जो है अफ्रीकन कंट्री है और ये जो है एक तरह का 30 साल का जो एग्रीमेंट किया है, इनके अंतर्गत ये बोला गया कि ये जो है डेवलप करेंगे, ऑपरेट और मैनेज करेंगे टर्मिनल 2 जो कि तंजानिया में है। और ये जो है डेवलप करके अदानी का जो एम है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटर बनना है ग्लोबली, वो 2030 तक, तो वो जो है पूरा करने के लिए ये अदानी ने ये साइन किया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज में कि इंडिया नहीं वर्ल्ड मेथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के साथ। और ये पार्टनर क्या करने वाले हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज होता है एग्रीकल्चर से उसको रोकने का काम करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर एग्रीकल्चर के थ्रू। आपको दिल्ली का पता ही होगा कि दिल्ली में क्या हो जाता है ठंडियों के दिनों में, जब हरियाणा से जा रहे सारे खेतों को जलाया जाता है, तो वो जो है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसको जब जलाया जाता है तो उसकी वजह से कितना ज़्यादा क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। तो उसी को रोकने के लिए वर्ल्ड मेथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN जो है पार्टनर कर रहा है। तो इसके अंतर्गत ये जो है पार्टनरशिप 10 साल के लिए होगा। और इसके जो है 5 की फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री अपॉइंटमेंट्स इन न्यूज़ है। अपॉइंटमेंट्स इन न्यूज़ में पहला जो अपॉइंटमेंट है वो आ रहा है PK त्रिपाठी जी की तरफ से। PK त्रिपाठी जो है सेक्रेटरी बने हैं लोकसभा के, और ये जो है सेक्रेटरी बने हैं, आप देख सकते हो इधर। और टोटल कितने सेक्रेटरी है, ये टोटल 5 सेक्रेटरी हैं। तो इसमें से 5 सेक्रेटरी को जो है अपॉइंट करने का काम किया था अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने। और ये 5 सेक्रेटरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने हैं। तो आपको ये भी पढ़ना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वीडियो पॉज करो और इसको पढ़ो, और इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको अगर PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं PDF जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसमें बढ़ते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ एनिमल हेल्थ है, इसके लिए जो DG बनाई गई है 8वीं, आप यहाँ से वो नाम पढ़ सकते हो। और ये जो है इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इस बार 100 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए बनाया गया है। DG डायरेक्टर जनरल बनाया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि
चेयरपर्सन बनाया गया है जेठाभाई भरवन को, और ये जो है बनाया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है विजेंद्र सिंह को। और ये विजेंद्र सिंह जो है बहुत लंबे समय से इधर NAFED के चेयरपर्सन थे, ये 2007 से इधर चेयरपर्सन थे, और इनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं कि समीर वी कामत जी को जो है एज अ DRDO चेयरमैन का जो है एक्सटेंशन मिला है 1 साल, और ये ऑलरेडी चेयरमैन है अभी, और इनको जो है 1 साल और एक्सटेंशन मिल गया है टिल 31 मार्च 2025 तक। इसके बाद एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिथुन पप्पाचंद ग्रुप का, जो कि शाहरुख खान, जो कि एक्टर है शाहरुख खान, उनको बनाया गया। इसके बाद मैक्सिको के प्रेसिडेंट देख सकते हो, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है जिसके से एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अपॉइंटमेंट जो कि मेरे ख्याल से ये सुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना कि आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो या तो आप वीकली पढ़ते हो, तो उनका नाम है रचिया कंबोज, और ये जो है सेक्रेटरी है UN की परमानेंट, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है UN में परमानेंट, वो पहली वुमेन थी, और ये जो है फाइनली अब रिज़ाइन कर रही है, और इन्होंने सर्व किया है 2022 से लेकर जून 2024 तक। अब ये जो है इनको रिप्लेस करेंगे, तो इसके ऊपर भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ आएगा कि इनको कौन रिप्लेस करने वाला है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप डेली या तो वीकली पढ़ रहे हो ना, तो आपको लिंक पता लगेगा, ये रिप्लेस हुआ तो इसके आपको दूसरा आएगा, तो ये जो है लिंक जो बैठता है ना, इसके साथ आपको एग्जाम में पढ़ने में ईजी हो जाता है। तो वो मैं ट्राई करूँगा कि जब मंथली पीडीएफ बनाऊँ एक साथ दे दूँ, इसके साथ वो पढ़ने में हेल्प हो। नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड इन न्यूज़ 77 एनुअल कैनस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जैसे नाम से पता लग रहा है कि फिल्म फेस्टिवल है, तो इसमें जो हाईएस्ट अवार्ड है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है प्लम्बी डॉर। ये जो है अवार्ड दिया गया है एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा को जिसका नाम है अनोरा, और इसको जो डायरेक्टर कर रहे हैं वो शेन बेकर है, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट अवार्ड एक है जो कि है ग्रैंड पिक। ग्रैंड पिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तो सेकंड लार्जेस्ट अवार्ड है, और ये एक इंडियन जो है फिल्म मेकर को मिला है। इंडिया का जो ये फिल्म था, मूवी था, इसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इसको जो डायरेक्ट किया था वो क्या था, पायल कपाड़िया ने, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो है पहला ये जो है दूसरा था, सॉरी पहला नहीं, ये जो है दूसरा जो था मूवी था जिसको नॉमिनेट किया गया था प्लम डी डॉर के लिए। तो इससे पहले एक फिल्म थी जिसका नाम था स्वाहम, तो इसको जो है ये एक तरह का जो मलयालम मूवी थी, और इसको जो है पिछली बार 1994 में जो है इसको प्लम डॉर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उधर जीत नहीं पाई थी, लेकिन नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद जो है ये जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये जो है सेकंड मूवी है जिसको नॉमिनेट किया गया प्लम डॉर के लिए, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ आपको याद रखना कि पायल कपाड़िया जी ये पहली फीमेल बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने जो भी आपको इधर कंटेंट दिया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट दिया, फालतू के कुछ चीज़ें डाली नहीं है। नेक्स्ट कंटेंट से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटेंट आ रहा है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की तरफ से। ये एक तरह की बैंगलोर बेस्ड जो है बोल सकते हैं कि बैंगलोर बेस्ड है, और ये जो है अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और इनको जो अवार्ड मिला है नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 के लिए, और ये दिया है WHO ने। और ये कब दिया गया था? ये अभी जो है ये 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी हमने पढ़ा ना, उधर ही ये अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ आपको ये डायरेक्टर के नाम भी याद रखना है कि प्रतिमा मूर्ति, ये जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की, इनको जो है ये अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद ही ये जो है इनको अवार्ड दिया गया है कि ये जो मेंटल हेल्थ और वेलबींग के ऊपर बात करते हैं या उनके ऊपर जो काम करते हैं उसके लिए। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि एक ये अवार्ड जो है एक प्रोफेसर को भी दिया गया है, जिनका आप ये नाम देख सकते हो। इन प्रोफेसर को भी ये अवार्ड दिया गया है, और ये जो है अवार्ड 2019 में लॉन्च किया गया था WHO के थ्रू। और ये जो है एक तरह का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ जो अफ्रीकन रीजन है वहाँ का। तो ये इसे भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स और फिर रैंकिंग के ऊपर। तो पहला है द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ये दा नहीं है, ये है हमारा टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, ठीक है। दा नहीं है, वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है, और ये एक तरह का 12th एडिशन रैंक था। तो इसमें जो है एशियन यूनिवर्सिटी जितने भी हैं उनको जो है रैंक किया गया था, जिसमें ISC बैंगलोर का जो रैंक आया वो 32 आया, और ये जो है बैंगलोर से बेस्ड है। इसके जो सेकेंड यूनिवर्सिटी है वो आपको याद रखना है, अन्ना यूनिवर्सिटी जो है वो 119 नंबर पे आई है ग्लोबली नहीं एशिया में, और ये जो है चेन्नई तमिलनाडु में। उसके साथ आप देख सकते हो जो पहले टॉप 2 वाले जो यूनिवर्सिटीज़ है वो
चाइना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा सिक्स्थ एडिशन ऑफ हुरूर इंडिया आर्ट लिस्ट, जिसमें अनीस कपूर को जो है छठे बार ये जो है अवार्ड ये जो है लिस्ट में रखा गया। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में चलते ही गए, एक ही क्वेश्चन है हमारा कि जो डिज्नी ने सेल किया है टाटा प्ले का, जो इन्होंने स्टैक रखा था 30%, तो ये जो है टाटा को वापस दे दिया है, और जिसकी वजह से जो टाटा ग्रुप है इनका जो फुल कंट्रोल हो चुका है टाटा प्ले के ऊपर, और ये दिया गया है 1 बिलियन USD पर। नेक्स्ट चलते हैं साइंसी न्यूज़। साइंसी न्यूज़ में पहला न्यूज़ आ रहा है कि डीडी किसान दूरदर्शन किसान एक तरह टीवी चैनल है जो कि गवर्नमेंट ओन है, जिसमें किसान के बारे में बताया जाता है कि किसान को कैसे खेती करनी चाहिए वो सब। तो उसके लिए 2 AI लॉन्च किया गया है, एक का नाम है AI क्रिस और एक का नाम है AI भूमि। और ये दोनों क्या करेंगे, एग्रीकल्चर रिसर्च जो हुई है उसके बारे में बताएंगे कि एग्रीकल्चर रिसर्च हुई है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर के लिए। तो उसके लिए ये जो है 2 AI जो है लॉन्च किया गया है भाई डीडी किसान, ठीक है। नेक्स्ट कैंड पे चलते हैं कि TCS ने पार्टनर किया है IIT मुंबई के साथ, और ये जो है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजिनर बना रहे हैं। और ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कि जो भी फेलियर हो जाते हैं, चिप फेलियर हो जाते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए। और इसको जो बनाया गया है अंडर नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट कैंड से बढ़ते हैं अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने पहला अग्निबैन बनाया है, जो कि है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। और ये जो है वर्ल्ड का पहला रॉकेट है जिसको जो है 3D प्रिंटेड साइनोजन इंजन के थ्रू बनाया गया। अभी ये रॉकेट का फोटो भी देख सकते हो, और इस रॉकेट का नाम क्या है, अग्निबन। और इससे पहले इंडिया से डेवलप्ड और बिल्ड अग्निविन जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रॉकेट बन चुका है, जो कि 3D प्रिंटेड इंजन से बना है। इससे पहले जो है एक स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, इन्होंने विक्रम एस जो है नवंबर 2022 में ही पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया था। इसके बाद ये जो है वर्ल्ड का जो है पहला 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चाइना ने लॉन्च किया है पाकसैट MM1। ये एक तरह का मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये जो पाकसैट के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इसको जो डेवलप किया गया बाय चाइना एकेडमिक ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इसकी जो लाइफ स्पैन होने वाली है 15 साल होने वाली है। इसके साथ ही एक रिसेंट न्यूज़ है मई 2024 का ही, जिसमें iCube उमेर को जो है चाइना ने लॉन्च किया। और ये iCube उमेर क्या है, एक तरह का मिशन है चांद या लूनर मिशन के अंतर्गत। और ये मिशन क्या है, ये जो है चांद में जाएगा और चांद से एक टुकड़ा जो है वापस अर्थ में लेके आने का काम करेगा। फार साइड मतलब चांद का जो दूसरा साइड है वहाँ तक जाएगा और वहाँ से एक टुकड़ा लेने का काम करेगा। इसका चलता डिफेंस न्यूज़ में IIT कानपुर ने पार्टनर किया DRDO के साथ, और ये एक तरह का एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं IIT कानपुर में। और इसको फंड करेंगे कौन, DRDO खुद, और इसमें हेल्प करेंगे डिफेंस के लिए जो भी डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको बूस्ट करने के लिए। इसके बाद चलते हैं कि साउथ कोरिया ने जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है टेस्ट किया है। और ये जो है मिसाइल क्या करेगा, ये जो है जो भी रॉकेट है, मान लीजिए जैसे कोई 4 रॉकेट आ रहे हैं, 1 2 4 साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये चारों रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, इंटरप्ट करने का काम करेगा ये LSAM, ठीक है। ये LSAM जो है ये काम करेगा, ये 4 जो है रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। और ये जो है अभी साउथ कोरिया ने इसके ऊपर टेस्टिंग की है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से हमारा DRDO ने कंडक्ट किया है रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल। मतलब क्या, एयर मतलब जैसे ये मान लीजिए ये हमारा जेट है, तो जेट जब अटैक करेगा फाइटर जेट, तो ये एयर से करेगा और सरफेस जो है उसका वो टारगेट होगा, तो इसके से इसको बोला जाता है एयर टू सरफेस मिसाइल। तो ये जो है एक तरह का नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल पहले समझते तो आपको और से समझ आएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब ये हुआ कि वो मिसाइल जो कि डिटेक्ट करेंगे जो भी एनिमी के रेडार से उनको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। तो ये जो है जो भी ग्राउंड बेस्ड रेडार है इसको जो है टारगेट करने का काम करता है ये रुद्रा M2। इसके साथ ही M1 भी लॉन्च किया गया था, वो एग्जाम के लिए इतना पॉइंट नहीं है। इसके साथ हम M2 के थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं। M2 में जो पेलोड होने वाला है वो 200 किलो का होने वाला है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जा सकती है। और ये जो है रिप्लेस करेगा जो रशिया का KN-31 है उसको। नेक्स्ट चलते हैं कि इंडियन आर्मी ने जुगाड़ लगाया है, और जुगाड़ लगाया क्या बनाया इन्होंने, एक जुगाड़ इनोवेशन ATGM सिस्टम बनाया। मतलब कि
AT एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक मिसाइल है, इधर मैं इमेज ऐड नहीं कर पाया, तो वो मिसाइल जो है उसको वो मिसाइल को माउंट किया कहाँ पे, जो फार्मर का ट्रक है उधर। और इस मिसाइल का जो नाम रखा है, वो ये मिसाइल का जो नाम है वो है कॉनूर MATGM। और ये मिसाइल जो है फार्मर ट्रैक्टर में लगाया, और इंडियन आर्मी ने इसके बाद इसका नाम दिया है जुगाड़ इनोवेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के लोग कितने जुगाड़ू हैं, तो वैसे ही इंडियन आर्मी ने भी दिखा दिया कि इंडियन के जो लोग हैं उनके साथ इंडियन आर्मी भी बहुत ज़्यादा जुगाड़ू है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स जो है भाग ले रही है रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज, और ये जो है एक्सरसाइज होने जा रहा है USA में। और ये जो है इसमें आप देख सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स से कौन कौन से फाइटर प्लेन जा रहे हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की न्यूज़ में आ रहा है, इंडिया की एक लड़की है जो कि सिर्फ 15 साल की है, जो कि पंजाब से बिलोंग करती है, जिनका नाम है तन्वी शर्मा। और इन्होंने जो जीता है ये वुमेन सिंगल टाइटल जीता है जर्मनी में। और इन्होंने जो डिफीट किया है चाइना की एक प्लेयर जिनका नाम है वाओ पुई वी। प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो संभाल लेना, इनका नाम है। और आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो इनके डिटेल्स, जो भी ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है इसके बारे में। नेक्स्ट कैंडिडेट से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहा है ताइवान एथलीट ओपन 2024 का, जिसमें इंडिया ने टोटल 3 गोल्ड जीते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब ये 3 गोल्ड किस चीज़ से जीते आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो 3 गोल्ड में पहला है ना जेम्स, इन्होंने जो है जीता है लॉन्ग जंप इवेंट में, और इन्होंने जो है लॉन्ग जंप मारी थी 6.43 मीटर का। इसके बाद DP मनु, इन्होंने जो है जैवलिंग थ्रो में 81.58 मीटर का जो है थ्रो मारा है। और ये जो है ये अभी फेडरेशन सीनियर कप हो रहा था, नेशनल फेडरेशन सीनियर कप, इधर इन्होंने सिल्वर जीता था। और जो पहली बार आया फर्स्ट में जो गोल्ड जीते वो नीरज चोपड़ा जी थे। और इन्होंने अब इधर जाके इस टूर्नामेंट में जाके ताइवान एथलीट ओपन में इन्होंने इधर जाके गोल्ड जीता है। इसके बाद चलते हैं कि अंकिश चौधरी, इन्होंने जीता है मेंस 800 मीटर का रेस, और इनकी जो टाइमिंग थी वो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये सारे के सारे गोल्ड हैं। गोल्ड जीतने वाले पढ़ने हमें सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं पढ़ने, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट कंट्रीज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्रीज है 17 इंडिया प्रीमियम लीग 2024 का। इस बार ये IPL हुआ था 17, और इसमें KKR जीता था, सनराइजर हैदराबाद को हराया था। और इस बार KKR जो है इस बार तीसरा बार ये जो है टाइटल जीता है। और इस बार जो टाटा जो स्पॉन्सर था वो टाटा ग्रुप था, आप यहाँ से देख सकते हो। और जो डिजिटल स्पॉन्सर था वो जियो सिनेमा था, जिसके से जियो सिनेमा में ही जो है IPL आ रहा था। और एसोसिएट जो पार्टनर्स थे वो थे माई 11 सर्कल, एंजल वन और रुपे कार्ड, जिसके से आपको ऐड भी ज़्यादा इनके दिख रहे थे। नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं कि दीपा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलूँगा सुपर इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने ये गोल्ड जीता है, इसके से इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या नाम है इनका? दीपा कर्माकर, और ये त्रिपुरा से बिलोंग करती है। और इन्होंने जो ये गोल्ड जीता है ये एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में जीता है, जो कि हो रहा था उज्बेकिस्तान में। तो आपके लिए ये भी एग्जाम पॉइंट से सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आसिरी स्टेट 1 ऑलरेडी अप्रैल के महीने में हो चुका है, मई के महीने में हो चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और ये जो है स्टेज 2 है, इसमें जो है कंपाउंड टीम है, इनको गोल्ड मिला है। और आप यहाँ से पढ़ सकते हो किन किन को गोल्ड मिला है। और ये जो है हो रहा था कहाँ पे? अभी साउथ कोरिया में हो रहा था। इसके बाद स्टेज 3 होगा, और इसके बाद स्टेज 4 होगा, जो कि अक्टूबर के महीने में होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पे हो रहा है और कौन सी जगह पे हो रहा है, ठीक है, कितना कौन सी डेट पे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, आपको एक चीज़ बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बाहर हो गई, उन्होंने क्विट कर दिया है किसको? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को, और ज्वाइन कर लिया है जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन है इसको। और ये जो है ज़्यादा पुराना नहीं है, 2023 में, अप्रैल 2023 में जो है इसका जो है इनोग्रेशन हुई थी, और इसको जो है ज्वाइन कर लिया है। तो आप देखते कि ये क्विट करने का कारण क्या है। ये क्विट करने का कारण ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बोला था जो भी नेशनल फेडरेशन टीम्स है, जो भी नेशनल फेडरेशन के जो चलाते हैं, जैसे कि ये BCCI मान सकते हो क्रिकेट के फॉर्म में, कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये BCCI है क्रिकेट का, तो ये BCCI है क्रिकेट का। तो इनको बोला था जो भी नेशनल फेडरेशन जो चला रहे हैं बॉक्सिंग का, इनको बोला था कि वो जो है जितना जल्दी हो सके उनको लीव करना अनिवार्य है नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को। अगर वो लीव नहीं करेंगे तो जब भी लॉस एंजल्स 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाला है उनको जो है खेलने नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लीव कर दिया है ऑफिशियली। और ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इतना खतरनाक बयान जो आया है कि इंटरनेशनल
बॉक्सिंग एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना है कि जब ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक और इवन जो पेरिस ओलंपिक अभी होने वाला है 2024 में, इसमें जो है कुछ फंडिंग का या इवन कुछ मतलब कैसे गवर्नेंस इशू और कुछ फंडिंग नहीं दे रही, जिसकी वजह से इनको जो है पार्टनर बनने के लिए मना किया गया है डिफरेंट जो फेडरेशन है उनको, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है ये एक तरह का नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनजीओ है। वैसे सेम ये भी एनजीओ है, तो ये एनजीओ की तरह काम करता है। इनका काम होता है कि फंडिंग देना, स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देना, बॉक्सिंग को और बढ़ावा करना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे हमारा वन लाइनर है। आप यहाँ से जितने भी वन लाइनर्स है आप इधर वीडियो पॉज करके पढ़ लो, मेरा पूरा गला सूख गया है, सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। इतना ही था जो करंट अफेयर्स था फर्स्ट वीक का। और ये जो था करंट अफेयर्स आपका, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको मंथली भी चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई मेरा और वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यही मिलूंगा। अभी के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू।